चलेगा क्या? सर अभी इधर से आवाज अभी भी कुछ जा नहीं रहा है, लिखा है, बगल में वो बॉक्स उक्स बज रहा है, आवाज हाँ भी जा हाँ थोड़ा रहा है हाँ इधर। बहुत आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, सर थोड़ा बहुत आ ठीक रहा है, है, थोड़ा चलेगा सा काम, अथी ठीक म्यूट ना? कर। चलिए बताइएगा, प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं, बताइएगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? 15। 15 कहता है, सही है। 15 जो है कि आपको कहता है। 19 तक आया है तो 19 से पहले ही पूछते हैं। राज्य की मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है? 12 में। अनुच्छेद 12 में है। छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी जो है कि आपको किस में है? 17। 17 में है। 17 में है। कानून के समक्ष सभी को एक समान माना जाएगा, ये किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? 14 में किया गया, सही है। 14। 14 में किया गया, 14 में किया गया। आगे चलते हैं। उपाधियों का अंत किसमें है? उपाधियों का अंत 18। 18 में उपाधियों का अंत है। चलेगा। 19 का सेक्शन एक क्या बोलता है? एक 19 का एक। बोलने की स्वतंत्रता। हाँ, अभिव्यक्ति की बोलने का। स्वतंत्रता। हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब बोलने का जो है कि आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा संघ बनाने के बिना हथियार का। ये सभा करने की। संघ या सभा बनाने की जो है कि आपको आजादी मिलती है, दूसरा में। तीसरा क्या बोलता है? संगठन बनाने का। हाँ, तीसरा जो है कि आपको संगठन या संघ जो है कि बनाने की आजादी मिलती है। दूसरा में शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की या एकत्रित होने की या एकजुट होने की आजादी मिलती है। तीसरा में संघ या संगठन बनाने की आजादी मिलती है। चतुर्थ में क्या मिलती है? चतुर्थ में घूमने की, पूरे भारत में। भारत के किसी भी स्थान पे घूमने की आजादी जो है कि आपको मिलने वाली है, चतुर्थ में मिलने वाली है। चतुर्थ के बाद जो है कि आपको पांचवा बताइए, पांचवा में क्या है? रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी रह सकते। क्या बोले हैं? बसने की स्वतंत्रता। किसी भी स्थान पे हाँ, बसने की आजादी निवास है। करने की जो है कि आपको स्वतंत्रता है, पांचवा में। छठा को समाप्त कर दिया गया। सातवां में क्या है? सातवां में सातवां है व्यवसाय व्यापार, करने की रोजगार। स्वतंत्रता। चले, व्यापार करने की स्वतंत्रता, बहुत खूब। व्यापार करने की स्वतंत्रता सातवां में है, बहुत बेहतरीन। चलते हैं आर्टिकल नंबर 20 से शुरुआत करते हैं। आज से 20 से शुरुआत होगा, ठीक ना? लिखिएगा आर्टिकल 20, उसी में कंटिन्यू करते रहिएगा आगे, है ना? आगे कंटिन्यू उसी में आपको चलेगा। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 में सबसे पहले लिखिएगा, अपराध सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान प्रावधान किया गया है, ठीक है। अपराध सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब कि आप पर अगर केस हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपराधी हैं। आप पर कोई आकर एफआईआर कर दिया, कोई झगड़ा झंझट हुआ, आप उसमें शामिल नहीं, आप पर एफआईआर हो गया तो आप दोषी नहीं है। दोषी कब होइएगा? जब आपके ऊपर अपराध जब सिद्ध हो जाएगा, तब जो है कि आपको दोषी माना जाएगा। पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, तब तक आप दोषी नहीं होंगे। जब तक आपको न्यायालय के द्वारा आपको दोषी करार न कर दिया जाए, तब तक आप दोषी नहीं है। मतलब इसी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में है? अनुच्छेद नंबर 20 में है। पहला नंबर पॉइंट लिख लिए। इसी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट 20 में ही दूसरा पॉइंट लिखिएगा। एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, है ना? थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, समझा रहे हैं, सब बात को जो है कि समझा रहे हैं, है ना? एक अपराध के लिए एक सजा, मतलब कहने का मतलब है कि एक अपराध मतलब किसी का, एक को आप मार कर जो है कि आपको गोड़ तोड़ देते हैं, और दूसरा को मार कर जो है कि आपको मर्डर कर देते हैं, है ना?
तो इसमें एक अलग सजा मिलेगा और इसमें एक अलग सजा जो है कि आपको मिलेगा। मतलब प्रत्येक एक अपराध के लिए एगो आपको अलग सजा मिलेगा। जैसे अभी लालू यादव का थोड़ा दिन पहले आप सुने होंगे केस में, है ना, कि इस वाला केस के लिए इनको इतना दिन का सजा मिला है, इस वाला केस के लिए इनको इतना दिन का सजा मिला है। सुने थे बात, है ना। जी तो वही जी एक अपराध के लिए एक एक सजा, मतलब कि ये सजा हो सकता है कि एक जो आप अपराध कीजिएगा उसके लिए एक सजा हो सकता है, एक अपराध के लिए 2 सजा 3 सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा होगा। फिर दूसरा अपराध, दूसरा केस मुकदमा होगा, उसमें फिर आपको अलग अपराध ये दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये अपराध संख्या 1 में आपको 3 साल का जो है कि आपको जेल लिखा है, और अपराध संख्या 2 में भी आपको 3 साल का जेल लिखा है, तो ये 3 साल का जो काट रहा है ना, इससे आपका अपराध 1 का कट रहा है, और ये 3 साल जी का और काटिएगा तब अपराध 2 का भी कटेगा। मतलब आपको कितना साल का लिए आपको जेल कटना पड़ेगा? 6 साल 6 साल के लिए। तब जो है जाकर आपको दोनों अपराध जो है कि आपके लिए, है ना, बराबर होगा। मतलब अपराध का सजा आपको मिलेगा। मतलब एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, इस माने बात को सर अच्छे से जितना समझ गया क्राइम हूँ। कीजिएगा सर उतना सजा मिलेगा हाँ, ना। जितना क्राइम कीजिएगा, जितना केस आप पर होगी, उसके लिए अलग, हर एक केस के लिए अलग अलग आपका सजा होगा। ठीक ना, एक सजा से आप जी 3 गो केस में निपटारा नहीं पा सकते हैं। ठीक है, जी जी तीसरा पॉइंट लिखिएगा, खुद का गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। देने के लिए बाध्य नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि आप खुद के गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। मन है तो आप दीजिए, नहीं मन है तो आप नहीं दीजिए। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात सुनिएगा, लेकिन कब ये है आपको, जब पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है तब। कब पुलिस पकड़ के ले जाती है तब, सुनिएगा अब यहाँ पे जरा समझिएगा। पुलिस जब पकड़ के किसी अपराधी को या कोई व्यक्ति को ले जाती है, अगर आप अपराध भी नहीं किए है ना, तो पुलिस के समक्ष बोल दीजिए कि हाँ हमने अपराध किया है। किसके लिए? मार से बचने के लिए। ठीक है, मार से बचने के लिए, और नहीं तो देह कहिया तोड़ के ही खराब कर देगा, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। ठीक ना, मतलब बचने के लिए आप खुद के गवाही, अपने विरुद्ध जो है कि आप गवाही दे सकते हैं कि हाँ हमने ही जो है कि उसका मर्डर किया है, बच जाइएगा। और नहीं तो टॉर्चर करेगा, आप कितना बोलते रहिएगा नहीं 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 नहीं, है ना, मारते रहेगा, मारते मारते या एक बार आपको बुलवा लेगा। मतलब कि आपके द्वारा पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है, उस समय जो आपका गवाही दिया जाता है वो कोर्ट में वैलिड नहीं होगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब जो पुलिस के सामने आप जो गवाही देते हैं वो कोर्ट के समक्ष वैलिड नहीं होगा। आ रहा है? क्लियर हुआ अच्छा कि नहीं हुआ? जी 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 क्लियर हो गया? मतलब अगर उसके कोर्ट में सामने बोल आप, देंगे तब तो हाँ दिक्कत ना सर। हाँ, अब कोर्ट में बात करेंगे ना, तो कोर्ट में जैसे आपको ले जाएगा ना, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब बैठे रहेंगे, पूछेंगे कि पुलिस आपको जोर जबरदस्ती से कोई नहीं ना आपको करवाया गया है, कोई आपसे बयान नहीं ना लिया गया है। अगर आप बोलते हैं कि हाँ जोर जबरदस्ती से लिया गया है, तो वो बयान कैंसिल हो जाएगा और फिर से आपका बयानबाजी शुरू होगा। वहां पे जो आप बयान दीजिएगा वही बयान आपका वैलिड होगा। अगर आप पुलिस के समक्ष बोल दिए कि नहीं हमने नहीं किया है, और इनके समक्ष बोल दिए कि हमने किया है, मतलब आप जो है कि गुनाहगार हो गए। पुलिस के समक्ष आप कितना भी बेगुनाहगार काहे नहीं, है ना। मतलब आपका जो बयान होगा वो कोर्ट के नजर में वैलिड होगा, पुलिस के नजर में वैलिड नहीं होगा। और वैलिड अगर पुलिस अगर दिखाती है कि ये आदमी मेरे सामने बयान दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाँ ये बयान आपने दिया है, आपने होशो हवास के साथ दिया है कि नहीं दिया है, आपसे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं किया गया है इस बयान को देने के लिए। दैट्स क्लियर? जी चलिए, तो ये हुआ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आइए चौथे नंबर पे बात करते हैं। अच्छा मानिए सर अगर प्रूफ प्रूफ ना लेता है वो सब, क्या प्रूफ लेगा? जैसे मानिए आपको पुलिस मार रहा है, जेल में ले जाकर अंदर बंद कर गया, फिर वीडियो वीडियो बना हाँ लिया, नाम कोर्ट में यही पेश करेंगे तब कैसे होगा फिर उसका? हाँ, तो वही ना बोले कि वो आपसे जब वो क्लिप दिखाएगा ना कोर्ट के समक्ष कि हाँ देखिए साहब कि ये अपना गुनाह को कबूल किया है, तो कोर्ट आपसे पूछेगी कि क्या आपने सच में ये गुनाह को कबूल किया है, क्या आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना हुआ है। अगर वहां पे बोल देते हैं कि हाँ मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुआ है, तो वो बयान खारिज हो जाएगा, फिर खारिज हो जाएगा, फिर नया सिरे से बयान होगा। अगर आप बोल देते हैं कि नहीं ठीक है बयान सही लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी बयान को जो है कि आधार मान के जो है कि आगे का कार्रवाई जो है कि आपको किया जाएगा।
ठीक है। जी उस जी टाइम मना कर दिया देगा था, बाद में फिर हाँ पुलिस नहीं रिमांड तो पर उस भेजा टाइम, आपको। हाँ बिल्कुल उस टाइम अगर कोई आदमी, अगर कोई आपको पुलिस उठा के ले जाती है, आप नहीं भी किए हैं तो बोल दीजिए कि हमने किया है, हमने किया है पिटाई से बचने के लिए। फिर आप जब कोर्ट में जाते हैं तो अपने बयान को चेंज कर दीजिए कि मैंने नहीं किया है, बात खत्म हो गई, है ना, बात खत्म हो और गई। फिर तो आएगा वो बचने थाने अथी में आएगा तो फिर उसको जेल में मारबो क्या करेगा। करेगा? जेल में क्या है, जेल में किसी को नहीं पिटाई होता है। एक बात, सबसे पहला नंबर बात, जेल में किसी भी कैदी का पिटाई नहीं होता है, सबसे पहला नंबर बात। दूसरा बात, जब पुलिस आपको लेके जाती है, थाना पे रखती है, तभी जाकर आपका पिटाई होता है। नहीं तो आपको कोर्ट से गया, कोर्ट से कोई आप अपराधी है, इसको जो है कि कोर्ट से जो है कि गुनाह जो है कि आपको आग्रह करके कोर्ट से क्या ले लिया जाता है, 4 दिन के लिए रिमांड पे ले लिया जाता है, 5 दिन के लिए रिमांड पे ले लिया जाता है। अगर आपको अगर कोर्ट रिमांड पे पुलिस का दे दिया, अगर आपने जो है कि गवाही को पलटा था कोर्ट में जाकर, तो फिर से आपका अच्छा से मरम्मत होने वाला है थाना पे, है ना, कोर्ट के नजर, पुलिस के नजर में फिर आपका अच्छे से मरम्मत होने वाला है, ठीक ना। तो वो रिमांड पर ले जाता है, तब जेल में किसी कैदी का पिटाई नहीं होता है, ठीक ना। जेल में एज ए स्कूल टाइप जो है कि आपको काम होता है जेल में, है ना, जैसे ड्यूटी करते हैं हम लोग वैसे ही जो है कि वहां भी ड्यूटी किया जाता है। घास छिलवाएगा, खाना बनाने आता है तो खाना बनवाएगा, ये बाल काटने आता है तो बाल कटवाएगा, है ना, सबका पैसा भी जो है कि आपको देता है, ठीक ना। वर्कर के रूप में जो है कि सर एगो पैसा दे, प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करने आता तो बैठ के खाइए। हाँ बोलिए। तो मतलब जैसे केस पेन कर दिया है, तो चार्जशीट जो होता है कितने दिन में चल जाना चाहिए सर? अच्छा तो केस अभी तो आ रहे हैं ना, अभी जस्ट आ रहे हैं, अभी उस पे आ रहे हैं, अभी क्या होगा, अनुच्छेद जब 22 पढ़ेंगे ना, 21-22 पढ़ेंगे, तब जो है कि आपको उसका क्लियर होगा। ओके अभी 20 चल रहा है, वहां पे आपको इसको क्लियर करते हैं। चलिएगा, 3 गो बात आपका क्लियर हो गया, चौथा की बात करते हैं। चौथा नंबर का पॉइंट लिखिएगा, उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सजा होगी, उसी समय के कानून के तहत सजा होगी, कानून के तहत सजा होगी, सजा होगी। ये भी नहीं समझ में आया होगा, रुकिए अभी आप समझा रहे हैं क्या है ये, इसका कहना क्या है, ये कहना क्या चाहता है, इसको जरा समझिएगा। ये कहना चाह रहा है कि आपने कोई घटना किया और ये घटना आपने कर दिया 2018 में, क्लियर। आपने कोई घटना कर दिया 2018 में, और 2018 में इस घटना के आधार पर, इस घटना में प्रावधान है कि आपको 6 माह का जो है कि आपको जेल होगा, और 20,000 रुपए की राशि जो है कि आपको, है ना, 1,000 रुपए जो है कि कोर्ट को भरना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? दिक्कत है, जरा सुनिएगा। अब ये आपने घटना किया 2018 में किया है, अब आ गया समय 2020 का। 2020 में ये घटना का प्रावधान कर दिया कि नहीं, अब इस घटना के लिए 1 साल का जो है कि आपको जेल होगा, और 50,000 रुपए का जो है कि आपको, है ना, 1,000 रुपए का क्या होगा, राशि होगा। हो रहा है क्लियर? राशि हो भी सकता है, राशि नहीं भी हो सकता है ना, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो अब आपका देखा जाएगा कि ये बंदा 2018 में घटना किया है, मतलब कि इसको अभी 2020 चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको किस समय ये घटना किया है, तो ये घटना का तारीख है 2018 का। तो 18 में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया था, तो 18 में इसके लिए 6 माह का जेल और 20,000 रुपए का प्रावधान किया गया था, और 2020 में इसको बदलकर कितना कर दिया गया है, 1 साल या 50,000 रुपए का जो है कि जुर्माना राशि कर दिया गया है। तो अब आपको 2018 के हिसाब से आपको जो है कि भरना पड़ेगा और जेल काटना पड़ेगा, 2020 के हिसाब से आपको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी, अगर मान लीजिए सर ये जो है कि आपको 2018 हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ हो गया ठीक से। हाँ कोई दिक्कत, हो गया कोई दिक्कत हो तो नहीं, रखिएगा, हो गया। कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, नहीं ठीक ठीक ना। ये नंबर का चौथा चीज जो है कि आपको हमने बता दिया है। चलेगा, ये जो है कि आर्टिकल 20 जो है कि आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आइए 21, अनुच्छेद नंबर 21 लिखेगा, हेडिंग डालिएगा। अनुच्छेद 21 लिखे, अनुच्छेद 21। चलिए स्टार्ट करें। जी। इसमें लिखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये जीवन दैहिक दैहिक क्या जीवन होता है सर? बता रहा जीवन जीने का अधिकार। अब लग रहा है क्लियर हो गया होगा। जीवन जीने का अधिकार। जी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार। आपको जो मन है वो खाइए, है ना, जैसा मन है वैसा कपड़ा पहनिए, फटा पहनना है फटा पहनिए, एक्सीडेंटल पहनना है एक्सीडेंटल पहनिए, शॉर्ट पहनना है शॉर्ट पहनिए, स्लीवलेस पहनना है स्लीवलेस पहनिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने जीवन स्टाइल को कैसे जीते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसा खाना खाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किससे शादी करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किससे बात करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो सब का सब चीज जो है कि किसमें आएगा, तो ये आर्टिकल नंबर 21 में आएगा। ठीक ना, आर्टिकल नंबर 21 में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी जी हो गया। यही है आपका जीवन जीने का अधिकार, है ना, जिसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है। हाँ लेकिन याद रखिएगा, ये आप जी रहे हैं इस पे दूसरे आदमी को कोई दिक्कत ना हो। फिर दूसरे आदमी का दिक्कत हो जाएगा तो उसका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। आप अपने अंदर में जैसा रहना है रहिए। आपके हिसाब से दूसरे आदमी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आपका है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है कि हाँ हम रात भर गाना बजा के सोए, हमारे पड़ोसी परेशान हो जाए तो फिर उसका मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। आप सुनिए, ज्यादा दिक्कत है तो कान में ईयरफोन लगा के सुनिए। आपको भर रात क्या 24 घंटा 48 घंटा सुनते रहिए, लेकिन दूसरे आदमी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे आदमी को दिक्कत होगा उसका मौलिक अधिकार का हनन होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाएगा, फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। वो खुद जी की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये आप खुद के लिए कर सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं, है ना। और इसमें लिखा गया है कि मानवीय गरिमा पूर्ण जो है कि जीने का अधिकार है ना। गरिमा रूप से जो है कि गरिमा पूर्ण जो है कि आपको जीने का अधिकार है। किसी का बर बेइज्जती भी आप नहीं कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चले। अब जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिएगा आगे आते हैं। आगे लिखिएगा अनुच्छेद नंबर 21 का क। 21 का क, 21 का क, 21 का क में लिखिएगा इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 2002 में आया, ठीक ना। 2002 के तहत भारतीय के तहत भारतीय संविधान में समाहित किया गया। संविधान में शामिल किया गया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया, मतलब समझ रहे हैं। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको भारतीय संविधान में 86वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 2002 में हुआ। इसके तहत इसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। और इसमें क्या बोला गया? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको मौलिक अधिकार है किसके लिए? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य जो है कि शिक्षा के लिए प्रावधान जो है कि आपको किया गया है।
है ना, 14 वर्ष के लिए। मतलब कब से सरकार क्लास शुरू की आपको है सर? मतलब 7:15 10th तक बजे से, सर, ये हाँ 15 ये वर्ष 10th में तक, मतलब कि 14 साल, मतलब कि 10th मानिए, मोटा मोटी, जी है ना। 10th तक जो है कि आपको पूरा का पूरा फ्री है, पूरा का पूरा फ्री है। अनिवार्य रूप से शिक्षा का व्यवस्था का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है, ठीक है, किया गया, ठीक है। ये हुआ 21 का क, 21 का क हुआ। 0 से 6 वर्ष है सर, आर्टिकल 45 ना। हाँ वो आर्टिकल 45 जब हम लोग डीपीएसपी को पढ़ेंगे वहां पे इसकी चर्चा होगी, वहां पे इसकी चर्चा जो है कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कि आपको किया जाएगा, है ना। यहाँ पे नहीं, वहां पे चर्चा होगी। इच्छा तो हो गए सर। पीछे कहाँ होगा, 2-3 गो अनुच्छेद नंबर 19 के 19 तक तो आप पढ़वे किए थे, 20 और 21 छूटा है, 20 ना छूटा है, 21 नंबर तो यहाँ चल ही रहा है ना। एक वो तो आर्टिकल बीच में स्किप हुआ आपका, ज्यादा कहाँ हुआ। ठीक है, आगे बातों को रखे फिर से, चलिए आगे जी रखते हैं। आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, अब जरा इसको समझिएगा क्या क्या बात बोल रहा है। गिरफ्तारी से संरक्षण, इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिएगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति या पुलिस अगर कोई व्यक्ति या पुलिस अगर कोई व्यक्ति या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आता है, गिरफ्तार करने आता है, तो आप उसका कारण पूछ सकते हैं। उसका कारण पूछ सकते हैं। आ रहा बात समझ में। कहने का मतलब है कि कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आता है तो सबसे पहले अगर गिरफ्तार करने आती है तो आप उससे क्या पूछ सकते हैं कि कारण, कि किस कारण से हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका कारण आप हमें बताइए। पहला नंबर का पॉइंट हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कारण पूछने का जी अधिकार आपको, मौलिक अधिकार आपको देता है। दूसरा नंबर का पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तारी होने के बाद होने पर मनपसंद मनपसंद कानूनी सहायता सलाह लेने के लिए लेने का अधिकार। मतलब क्या हुआ, वकील से बात करने का अधिकार। सर, ये हाँ कभी कभी देखते हैं कि वो पुलिस जब आती है तो उसी वक्त वो वकील को बुला लिया जाता है। हाँ हाँ, वही है कि वही इसका मौलिक अधिकार है ना।
मौलिक अधिकार है कि वकील साहब को बुलाते हैं, बताइए कि हमको किस कारण से ले रहे हैं, और वकील साहब जो है कि कोर्ट के तो जो है कि आपको सब कुछ के तो ज्ञाता है, जान रहे हैं कि इसमें क्या प्रावधान होगा, होना है नहीं होना है, तो वो जो है कि आपको विशेष रूप से बता सकते हैं कि पुलिस आपको धमकाए ना, डराए ना, इसलिए आप वकील से भी सलाह ले सकते हैं। गिरफ्तारी होने के बाद या होने तक जो है कि आप ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। मतलब फर्स्ट वाला में नहीं बुला सकते, सेकेंड वाला इसमें होगा ना? तो पहले आएगा आपको पुलिस, आपको बता के आएगा कि हाँ हम आपको आ रहे हैं गिरफ्तार करने, गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, तभी ना गिरफ्तार करके ले जाएगा, कि सीधे गिरफ्तार कर लेगा? तो कारण बताएगा, कारण जैसे ही बताएगा आप वकील साहब को बुला लीजिएगा कि आइए थोड़ा बताइए क्या इसका प्रावधान है, क्या है, हमको ले जा रहा है, इसमें क्या आगे की क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ बताएंगे वकील साहब, जी। है ना। के आधार पर भी किया जा सकता है ना? हाँ, शक के आधार पे भी किया जा सकता है, अगर वो ऐसा आप हैं, है ना, देश हित के लिए आप जो है कि आपको अगर दोषी हैं तो किया जा सकता है शक के आधार पे, है ना। वहां पे आप वारंट नहीं खोज सकते हैं, वहां पे भी किया जा सकता है। तीसरा नंबर का बात लिखिएगा इसमें। सर हम मानिए अकेले हैं, लेकिन भीतरे जब कर दे फिर बुलाएंगे कैसे? हाँ, आपको बात करने का अधिकार देता है, आपका मौलिक अधिकार, कि हाँ आपको जब पकड़ के ले जाती है पुलिस, आपको बात करने का अधिकार देता है कि हाँ लीजिए, आपको अगर किसी से बात करना है तो आपको बात करवाएगी, है ना, करवाएगी बात। हम लोग जो है कि आपको नहीं जानते हैं, इसलिए ना जो है कि इतना डरते हैं, जब जो जानता है वो नहीं डरता है इतना। जो जेल उल एक आध बार चल गया ना, तो फिल्म उसको में लगता है देखते घर हैं द्वार सर, हो बुला गया, लेता है है सब। ना, है ना, वो सब घर द्वार हो जाता है। फिर हम लोग नहीं जानते तो पुलिस को देखते डर लग जाता है ना। लेकिन जो जान रहा है कि ऐसा विधि व्यवस्था है, एक से एक ऐसा ऐसा वकील सब है कि डीएसपी एसपी तक को वैल्यू नहीं करता है ना, उलझ जाता है मार्केट में, है ना। आगे चलते तीसरा नंबर का बात लिखिएगा। 24 घंटे के अंदर में अंदर में 24 घंटे के अंदर में न्यायपालिका के सामने 24 घंटे के अंदर में न्यायपालिका के समक्ष पालिका के समक्ष पेश करना होगा। नोट में यहां लिख देते हैं, नोट, आने जाने का समय को छोड़कर अब सब बात को समझाते हैं, जरा समझिएगा। स्टार्ट करें समझाना? जी सर। जी जी। तीसरा नंबर का पॉइंट को समझिएगा, क्या तीसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है, इसको जरा समझ लीजिएगा। तीसरा नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि 24 घंटा के अंदर में किसके समक्ष आपको लेके जाना है? मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने जो है कि आपको लेके जाना है, जिसको आप गिरफ्तार कीजिएगा। सबसे पहला नंबर का बात हुआ, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति को 3 बजे जो है कि दोपहर में गिरफ्तारी की जाती है, ठीक है, कोई व्यक्ति को 3 बजे दोपहर में गिरफ्तारी की जाती है, ठीक है, तो ये गिरफ्तारी कर लिया। अब यहां से आपका समय जो है कि क्या हो जाएगा, 24 घंटे का शुरू हो जाएगा। आप लोग के हिसाब से भी मन में यही चल रहा होगा कि 3 बजे गिरफ्तार कर लिया, मतलब कि अगले तारीख के 3 बजे तक इसको क्या करना पड़ेगा, न्यायपालिका के समक्ष पेश करना पड़ेगा। यही चल रहा है दिमाग में। अब जरा समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, जरा सुनिएगा। ये अब 3 बजे आपको पुलिस उठाकर ले गई, 3 बजे उठाकर ले गई, आपको ले जाने के बाद ये जो है कि आपको कहाँ गई, थाना गई। थाना पे मान लेते हैं 4 बजे पहुंची, 4 बजे पहुंची, 4 बजे पहुंची। 4 बजे पहुंचने के बाद भी इसको मन नहीं किया गया, अब रुक जाते थोड़ा देर बाद। तो ये क्या कि अब ये जो है कि आपकी डायरी में को जो ये थाना की डायरी होता है उसमें मेंटेन कितना बजे का इसका गिरफ्तारी का किया, 5 बजे का गिरफ्तारी का किया। कितना बजे, 5 बजे का गिरफ्तारी का किया, है ना। आपका गिरफ्तारी हुआ कितना बजे है, 3 बजे हुआ है। 3 बजे मतलब 2 घंटा का बीच के अंतर हो गया। जब तक आप पुलिस डायरी में आपकी गिरफ्तारी का जो है कि नोटिस नहीं लिखा जाएगा, तब तक वो समय आपका गिनती होगा ही नहीं शुरू। आ रहा है बात समझ में? जी। जब तक उसके डायरी में नोटिस में नहीं लिखा जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को हमने इतना बजे गिरफ्तार कर लिया है,
तब तक वो जो है कि टाइम शुरू ही नहीं होगा। मतलब कि अगर ये लिख रहा है 5 बजे डायरी मेंटेन कर रहा है, अगर 5 बजे कर रहा है, 3 बजे का समय दे दिया तो ठीक, अगर इसका मन किया कि 5 बजे का दे तो 5 बजे का दे सकता है। मतलब कि ये जो है कि गिरफ्तारी जब से हुआ है उस समय से हो जाए ऐसा भी संभावना है, या उसके बाद भी हो ऐसा भी संभावना हो सकता है। वो उस जो गिरफ्तार करने गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब का टाइम जो है कि आपको दे रहा है, ठीक ना। जब का टाइम देगा, मान लेते हैं इसके केस में 3 बजे गिरफ्तारी किया, 5 बजे इसको जो है कि नोटिस लिखा है, तो अब इसको कब से अगले तारीख को 5 बजे तक जो है कि इसको कहां तक पेश करना है, कोर्ट के समक्ष जो है कि आपको लेके जाना है। कितने बजे तक? 5 बजे तक लेके जाना है ना। लेकिन अब जरा सुनिए, अब कोर्ट के समक्ष ले जा रहा है और टाउन में लग गया भयंकर वाला जाम, है ना। अब इसको जो है कि 3 बजे निकलवे किया थाना से, अब सोचा कि 2 घंटा में है पहुंच जाएंगे, इसको जो है कि जाने में लग गया इतना बड़का जाम है कि 4 घंटा लग गया। तो 3 बजे का निकल 4 बजे पहुंचेगा, 4 घंटा बाद तक कितना बजे पहुंचेगा? 7 बजे पहुंचेगा ना जी जी इसको हाईएस्ट कितना बजे तक पहुंचना था? 5 बजे तक पहुंचना था। 5 बजे। जी तो इसमें इसको रियायत दिया गया है कि जाने आने का समय को क्या कर दिया जाएगा, इसमें माइनस कर दिया जाएगा। अगर वैसा जाम का परिस्थिति हुआ, ऐसा वैसा कोई परिस्थिति होता है तो इसमें इसके समय को रियायत कर दिया गया है। पुलिस को रियायत दी गई है कि गाड़ी कहीं खराब हो गया ले जाने के क्रम में, है ना, गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी बनने में 2 घंटा का समय लग गया, है ना, तो उसमें जो है कि आपको पुलिस को क्या दे दिया गया? छूट दे दिया गया। अब जरा समझिएगा, एगो और जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा क्या है। अगर कोई व्यक्ति बिहार का है, ठीक ना, जी सर। बिहार का कोई व्यक्ति है, अब बिहार में आप कोई जो है कि घटना करके आप चले गए हैं कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। अब बंगाल खोजते खोजते बिहार की पुलिस आपको पहुंच गई कहाँ? बंगाल पहुंच गई, ठीक है। अब बंगाल में चल के आपका क्या होता है? गिरफ्तारी जो है कि आपकी होती है बंगाल में, ठीक है। अब गिरफ्तारी होती है, तो अब जब गिरफ्तारी होगी उस समय से आपको कितने घंटे का समय मिला जाएगा कोर्ट के लिए? 24 घंटे का समय जो है कि आपको दिया जाएगा। 24 घंटे का समय दिया जाएगा। तो अब जो है कि आपको उससे जो है कि कोर्ट से परमिशन ले लेना पड़ेगा, या इंक्वायरी जो करता है उससे परमिशन ले जाना पड़ेगा कि यहाँ के नियरेस्ट वाले कोर्ट में हम जाके इसका पेशी कर ले, या नहीं तो इसको बिहार ले आए। तो अब जैसा इसका संभावना होगा, अगर नियरेस्ट कोर्ट में जाएगा तो वहां पेशी करके इसको पुलिस अपने कस्टडी में लेकर बिहार चली आएगी, ठीक ना। अगर वैसा बात नहीं हुआ तो ये 24 घंटे का समय यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से पुलिस इसको पकड़ेगी और बिहार की तरफ मूवमेंट करेगी। अब बिहार आने में लग गया 36 घंटा, तो ये 36 घंटा का समय कैंसिल हो गया। जब से इसका बिहार में एंट्री हुआ, जब ये अपने थाना जिस क्षेत्र में केस हुआ है उस केस वाले थाना क्षेत्र में घुसा, जब रजिस्टर मेंटेन हुआ, उस समय से इसका 24 घंटा जो है कि आपको क्या हो जाएगा? 24 घंटा जो है कि आपको शुरू हो जाएगा। अगले 24 घंटे के अंदर में क्या करना पड़ेगा? कोर्ट के समक्ष इसको जो है कि आपको लेके जाना पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो बता दीजिए अब हमको। जी हो गया। हो गया ना? जी, चलिए जी। बहुत बेहतरीन, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। मन में कोई सवाल अगर हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन वाला कोर्स है। चलिएगा, मेरा नेटवर्क चला गया था। अब कैसे हो रहा है इतना बातों को? अब सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग बाद में, अब है ना, बढ़ा के। कटना पड़ेगा ना। क्या जब मानिए हम अकेले हैं, कोई क्राइम कर दिया और पुलिस आया लेके चला गया, तब क्या होगा? अकेले है मतलब नहीं समझे आपकी बातों को। जैसे मानिए हम अकेले कोई क्राइम कर दिया, फैमिली में कोई है नहीं मेरा, गिरफ्तारी मेरा हो, हम छुटकारा अच्छा, गिरफ्तारी हो गया तो गिरफ्तारी हो गया तो आप तो कोई किसी को नहीं बुला सकते हैं। अगर कोई आपके जान पहचान में है तो फोन करके बुलाइए, और नहीं है तो जाइए कोर्ट, है ना। कोर्ट में आपकी पेशी होगी, अब पेशी होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा, अगर दोषी होंगे तो आपको भेज दिया जाएगा जेल। और जेल जाइएगा तो जेल जाने के बाद क्या होगा जरा समझिएगा। जेल जाने के बाद 2 टाइप का वकील होता है, एगो सरकारी वकील होता है, एगो प्राइवेट वकील होता है। नाम सुने होंगे, एगो सरकारी वकील होता है, एगो प्राइवेट वकील होता है। तो सरकारी वकील क्या करेगा? जिसका कोई प्रजनन नहीं, जिसका जो है कि आपको कोई गार्जियन नहीं है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, कि जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जो वैसा जो है कि तबका का है जो उतना खर्च न करके एफोर्डेबल नहीं है कि उतना प्राइवेट वकील रख के आपके केसों को लड़े, तो वो सब के लिए सरकार क्या देती है? सरकारी जो है कि आपको वकील जो है कि आपको देता है, और वो सरकारी वकील आपका केस लड़ेगा, क्या कि सरकार उसको पैसा देती है जनता के केस के लड़ने के लिए। क्लियर हुआ?
सरकार उसको पैसा देती है कि आप जाके जनता के केस को लड़िए, है ना। और नहीं तो आपके पास प्राइवेट वकील है तो रखिए, क्षमता है तो, और नहीं तो सरकारी वकील तो है ही लास्ट में आपके लिए, है ना। लास्ट में सरकारी वकील है आपके लिए। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, आगे बात बढ़ाते हैं। चलिएगा, अब 23 से लेके 24 तक कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का। सर मेरा शोषण का क्वेश्चन विरुद्ध अधिकार, बोलिए ना। जैसे कोई मतलब मेरे नाम पे केस है मान लेते हैं, तो अगर कोई नौकरी में हो तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बिल्कुल प्रॉब्लम है। अब केस किस टाइप का है उसको देखना पड़ेगा, है ना। केस किस टाइप का है उसको देखना पड़ेगा। फौजदारी मुकदमा है तो नहीं है ना। दीवानी होगा तो नहीं होगा, लेकिन फौजदारी होगा तो फिर हो जाएगा। जमीन जायदाद वाला होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। जमीन जायदाद में मतलब कि हो जाता है कि नाम उम पड़ जाता है। हाँ, लेकिन जमीन जायदाद में भी मारपीट वाला होगा तो फिर दिक्कत है। मारपीट वाला होगा तो बहुत दिक्कत है। मेरे एक जान पहचान के ही है, मित्र हैं। हाँ, बेल होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। बेल का मतलब क्या हुआ? आपको दोषी जो है कि आपको नहीं माना गया, आपको जो है कि बरी कर दिया गया, है ना। तो एक होता है, दो टाइप का बेल होता है। एगो होता है एंटी सेपरेटरी, होता है कि अंतरिम जो है कि बेल आपको मिलता है। एक होता है पूर्णकालिक बेल होता है, एक होता है कि केस से आपका जो है कि कोई संबंध नहीं है। दो टाइप का जो है कि आपको होता है, तो उसमें भी देखा जाएगा। अब वेरिफिकेशन पहले कहीं होगा तो पहले आपके थाने से होगा, थाना के बाद तब जो है कि आपको डीएसपी एसपी तक जो है कि आपको बाद में जाएगा, है ना। प्रॉब्लम हो जाता है वर्ष 2018 बैच के। हाँ, आचरण जो है कि प्रमाण पत्र, है ना, आचरण प्रमाण पत्र। वर्ष 2018 का जो है कि केस है, एक मित्र ही है ना, बिहार एसआई में उनका फाइनल हुआ, है ना। उसके बाद जो है कि जानबे करते हैं पट्टी परदार कैसा होता है, कर दिया इस पे झुट्टो का मारपीट का केस कर दिया। बेचारा घर पे था, केस कर दिया, वैसा मारपीट नहीं हुआ था, है ना। केस कर दिया, लड़ाई झगड़ा वाला खाली गाली गलौज हुआ था, केस हो गया। केस होने के बाद बेचारा पे हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन आया, वेरिफिकेशन में तो एफआईआर हुआ था, वेरीफाई नहीं हो पाया, बेचारा अभी तक बैठा हुआ है। अब उसका जो है कि आपको चल रहा है प्रक्रिया, कोर्ट से जब पूरा तरीका से हो जाएगा उसके बाद फिर से बनेगा, बनने के बाद तब फिर ट्रेनिंग में जाएगा बंदा, जो है ना। चार्जशीट होता है वो सर कैसे जाएगा, मतलब कौन प्रक्रिया से? क्या चार्जशीट होता है तो कौन, मतलब नहीं समझे, क्या चार्जशीट? जैसे मतलब बेल हो जाता है थाना से होता है ना कि चार्जशीट होता है, जब कोर्ट जाता है एसपी बना था चार्जशीट सर, एसपी थाना हाँ, भेजा तो उसका वो है ना, चार्जशीट का मतलब हो गया वेरिफिकेशन होता है, मतलब कि जिसका इसका नाम होता है ना, उसका चार्जशीट को जांच किया जाता है, और उस जांच में किसको किसको दोषी है उसको दोषी मान लिया जाता है, जिसको इसको दोषी नहीं है उसको जो है कि बरी कर दिया जाता है डायरेक्ट, है ना। तो चार्जशीट किया जाता है ना, चार्जशीट। हाँ हाँ, तो चार्जशीट लास्ट में होता है, कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही जो है कि आपको होता है ना। जी, जब फाइनल हो जाता है उसके बाद चार्जशीट बनता है। बट अभी तक कोर्ट आपको जब बरी कर देगा ना तो चार्जशीट में भी आपको बरी कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है कि थोड़ा सा अगर कोई ऐसा जो है घटना ऑकेंस घट रहा अगल बगल में, युवा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो वहां से जो है कि छटिए के भागने में भलाई है, ठीक ना। नहीं तो कब लपटाइएगा कहना मुश्किल है। उसका भी तो भाई जानता है सब कुछ कि हाँ कि आप दोषी नहीं है, लेकिन मजबूरी उसके साथ भी है कि आपको नहीं कर सकता है। अगर कर देगा तो उसका नौकरी उसका नौकरी जो है कि आपको खत्म हो जाएगा। इसलिए मजबूरी हो जाता है उसके साथ भी जो है कि आपको, आपके साथ जो है कि जानते हुए ना इंसाफी करना। सर अगर वो बोल देगा अभी जाके कि ये नहीं था तो अब कैसे आ जाएगा? उसका कोई सबूत दीजिएगा तो आपकी बोलने से काम चलेगा। हम बोल देंगे कि हम नहीं है तो मतलब कि थोड़ी ना। वो मतलब जो केस किया वो बोलेंगे जाके ये नहीं था जो मिस्टेक से हो गया। ठीक है, तो वो अगर केस अपना वापस ले लेता तो बातें खत्म है, तब तो कोई केसे नहीं बचा, उसको दबाव करवा दीजिए उन सबसे। हाँ, तो अच्छा दबाव तो जान रहा है कि वो जबरदस्ती किया है, उसको कैसे दबा दीजिएगा आप, है ना। कोई दाल भात का कौन है कि बस सुन लीजिए खा लीजिए, है ना। कोर्ट में जाकर गवाही दे दे कि हाँ हम दोनों मिलन मिलाप हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कोर्ट वैसा चाहता ही है कि जितना जल्दी केस सॉर्ट आउट हो जाए। कोर्ट को पसंद आता है कि इतना मतलब केस है, हमारा दिमाग पागल हो जाए। वो तो चाहता है कि केस को सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ, उम्मीद आप देखिए, अब उम्मीद जो है कि आप देखिए क्या है, अभी केस चल रहा है अभी, है ना। अब उम्मीद क्या होगा वो तब, लेकिन वो नहीं था बंदा, वो है ना बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगाया है अपना, है ना, दिया है, कॉल डिटेल्स भी जो है कि आपको दिया है। वैसे ही मेरा एक दोस्त था, उसका भी ऐसा ही घटना हुआ। वो था मेरे साथ पटना में, और उसके घर पे हुआ झगड़ा,
घर पे हुआ झगड़ा, गांव में झगड़ा हुआ, गांव में झगड़ा होने के बाद जो है कि आपको केस हुआ, केस में उसका भी नाम जो है कि दिया, और केस में उसका नाम दिया तो उसके बाद गया था क्लास गया था साथ में, तो क्लास गया था तो वहां का जो है कि आपको सीसीटीवी का फुटेज जो है कि आपको निकाल के दिया, इसका नाम यहाँ से छांट दिया, है ना, कि जब था ये नहीं था तो मतलब फर्जी केस है इसके ऊपर, है ना, फर्जी है, सीधा सीधा। आप उसका कोई सबूत दीजिएगा तब ना कि हाँ इस वॉकेंस के समय हम यहाँ नहीं थे, हम यहाँ से कहीं अलग थे, तब ना। आपके पास कोई सूचना ही नहीं है तो मतलब तो आपको मानेगा ना कि आप दोषी हैं, है ना। और कोई सवाल नहीं ना, चले आगे, बात बढ़ाएं अब। जी सर आगे बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, कितना तक हो गया है? जी सर 22 शोषण 23 नंबर से शुरू कर। 23 होगा। 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी सर पुत्र। आर्टिकल नंबर कितना कितना? 23-24 23 और 24 में होगा, ठीक ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में जो है कि इसकी चर्चा जो है कि आपको की गई। चलिएगा पहले 23 को देख लेते हैं। तेईस को देखते हैं। 23 में लिखिएगा, मनुष्यों का अवैध कारोबार, खरीद बिक्री पर रोक। मनुष्यों का अवैध खरीद बिक्री पर रोक। ब्रैकेट में लिखिएगा बालात श्रम निषेध। निरोध, बालात श्रम निरोध या बालात श्रम निषेध। इसके नहीं दिख रहा है आपके तरफ, नेटवर्क इशू होगा मैडम, मेरे तरफ तो सही दिख रहा है सर। बालात श्रम निषेध। जी निषेध। अब आइए जरा समझते हैं इसके बारे में। मनुष्यों का अवैध व्यापार पे रोक लगा दिया गया है, मतलब कि आप किसी का, मनुष्य का, या लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, ये सब का जो है कि आप खरीद व्यापार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा फिल्म आपने देखा होगा जिसमें यहाँ से इंडिया से आपको नौकरी करने के लिए बोलता है कि कंपनी में आपको नौकरी दिलवाएंगे विदेश में। अब विदेश में नौकरी क्या दिलवाएगा, उसको जो है कि आपको वहां ले जाने के बाद क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है ना, बेच दिया जाता है। वैसा जो है कि आपको लड़कियों को जो है कि आपको गलत जो है कि चीजों में धकेल दिया जाता है, जबरदस्ती रूप से उसको पैसा लेके जो है कि उसको बेच के जो है कि आपको, वैसा बहुत सारा फिल्म जो है कि आपको बना हुआ है ना, बहुत सारा फिल्म जो है कि आपको उस पर बना हुआ जाके आप देख सकते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका मनुष्यों का अवैध कारोबार रूप से व्यापार नहीं कर सकते हैं, अवैध खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। इसका रोक लगाया गया है किसमें, 23 में लगाया गया है। साथ साथ बालात श्रम निषेध जरा एक बार और समझिएगा क्या है। अब ये क्या है जरा समझिएगा। अब किसी को बालात श्रम निषेध मतलब कि आप बेगारी में नहीं खटवा सकते हैं। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है कि बेगारी में नहीं खटवाया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 23 के तहत। आप किसी को खटवा रहे हैं तो उसका उचित जो है कि आपको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट जो है कि आपको उसको देना पड़ेगा, है ना। लेबर को खटवा लिए, शाम को भेज दिए कि जाओ जाओ अपने घरे जाओ, हमारे पास पैसा नहीं देंगे तुमको, वैसा चीज इसमें भी निरोध किया गया है, निषेध किया गया है, वैसा आप नहीं कर सकते हैं। दोनों क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, कि फिर से समझाएं? हो चुका है, हो गया। हाँ। बंधुआ मजदूर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बंधुआ मजदूर, दूरी पर रोक, बस वही है बंधुआ मजदूरी जो हम आपको अभी बात समझाए हैं, है ना। खटवा के भेज देना फ्री में, यही बंधुआ मजदूरी हुआ, है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में, ठीक है। हो गया 23 क्लियर, चले आगे 24। चलिए 24 लिखिएगा आप। हम सोचे थे आज खत्म कर देंगे लेकिन लग नहीं रहा है कि आज वो खत्म होगा। आर्टिकल नंबर 24 में लिखिएगा बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध
निषेध, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, लिखिएगा उसके नीचे में 14 साल से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवाज जा रही है क्या? जी सर। कल कारखानों पर काम करने से रोक लगाया गया है। कल खानों में काम करने से रोक लगाया गया। रोक लगाया गया। क्लियर हो गया है? तो लिख ही दिए सारा बात, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में अवैध रूप से नहीं लगाया जाएगा, इस पे रोक लगा दिया गया है। इसी को क्या कहते हैं? बाल श्रम निषेध कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप सबसे पहले 23 में आएंगे बउआ के पप्पा और 24 में आएंगे बउआ, ठीक ना। याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, पहले बड़का के लिए बाद में छोटका के लिए। बहुत आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, 23 को 24 में घसेट देता है, 24 को 23 में घसेट देता है, पता नहीं चलता है कि 23 है कि 24 है, ठीक ना। इसलिए पहले बउआ के पप्पा, बड़े लोग आएंगे, उसके बाद छोटे लोग, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। जी चलिए आइए 25 से 28 शुरू करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर कितना से? 25 से 25 से 28 तक। 28 तक होगा। लिखिएगा आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25। लिखिएगा किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने की आजादी, किसी भी धर्म को मानने की आजादी। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, फिर समझाएंगे इसको। क्लियर? देखिएगा, कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो सकता है, हम आप इनमें से कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का अंतःकरण मतलब उसको मानने की आजादी उसको है। जैसे आप हिंदू धर्म है, आपका मन करता है कि कल हम जो है कि आपको क्या बन जाए, बौद्धिस्ट जो है कि आपको धर्म ग्रहण कर ले, आप ग्रहण कर सकते हैं। आप बौद्ध हैं, आपको मन कर रहा है कि कल हम इस्लाम धर्म ग्रहण करें, आप कर सकते हैं। आप इस्लाम है, कल आपका मन कर रहा है हिंदू धर्म ग्रहण करें, कर सकते हैं। आप हिंदू है, कल आपका मन कर रहा है इस्लाम धर्म ग्रहण करने का, आप कर सकते हैं। अंतःकरण करने की आपको स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की आपको आजादी है। संविधान आपको इसके लिए खुला छूट देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारा आप देखे भी होंगे न्यूज चैनलों में, है ना, कि कोई मुस्लिम था हिंदू बन जाता है, कोई हिंदू था मुस्लिम बन जाता है ना, देखे होंगे ऐसा। मतलब कि संविधान आपको ऐसा जो है कि आपको देता है कि आप अंतःकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो चुका है? मतलब अंतःकरण कर सकते हैं, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलते लिखवाया है क्या बोले हैं? 23 वाला लिखवाया है, मनुष्य की अवैध खरीद बिक्री पर रोक। तो उसमें गांजा वांजा चरस वरस नहीं आ जाएगा? उसमें गांजा चरस का बात कहाँ से आ गया है? उसमें तो अवैध नशीली पदार्थों का रोक लगाया गया है। वो जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे ना, तब वहां पे आपको बताएंगे उसको, है ना। यहाँ मनुष्य के बारे में चर्चा कर रहा है, यहाँ गांजा शराब दारू इत्यादि के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक।
चलिएगा, आर्टिकल नंबर 26। जिस धर्म को आप अंतःकरण कर रहे हैं उस धर्म का धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, मतलब समझिएगा, अगर हम कोई व्यक्ति हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, हम अगर हिंदू धर्म मान रहे हैं, तो हमको हिंदू धर्म के उत्थान के लिए धार्मिक जो प्रबंध करना पड़ेगा, पूजा पाठ कैसे किया जाए, नहीं किया जाए, इसके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है? धार्मिक प्रबंध मतलब कि कैसे इस धर्म को और व्यवस्थित रूप से फैलाया जाए, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 26 में है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, अगर कोई मंदिर का निर्माण करना है, कोई अगर चर्च का निर्माण करना है, गुरुद्वारा का निर्माण करना है, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का कोई अगर चीजों को निर्माण करना है, तो किस आर्टिकल के तहत? 26। सॉरी, 26 के तहत, ठीक ना? 26 के तहत। अब जरा आइए, पहला में है 25 में किसी धर्म को मानने की आजादी, दूसरा में है जिस धर्म को आप मान रहे हैं उस धर्म का फैलाव करने का आजादी, उस धर्म का प्रचार करने का आजादी, उस धर्म के मंदिर मस्जिद, जिस धर्म को आप मान रहे हैं उसका जो है कि बढ़ावा करने की आजादी। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी हो गया। अब आइए 27, देखिए कितना आर्टिकल से शानदार याद होता है, सब एक दूसरे से सीक्वेंस है। 27 में लिखिएगा, जिस धर्म के लिए आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं, उसमें अगर कोई पैसा आता है, ट्रस्ट में 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 कोई पैसा आता है, तो वो टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। मतलब क्या कहने का मतलब, अगर कोई धार्मिक प्रबंध के लिए कोई पैसा अगर ट्रस्ट में डाला जाता है, तो उस ट्रस्ट में पैसा आएगा, वो टैक्स फ्री होगा। सरकार उस पर क्या नहीं लेगी? सरकार जो है कि उस पर टैक्स नहीं लेगी। क्या नहीं लेगी? टैक्स नहीं लेगी, नहीं लेगा, नहीं देगा, नहीं लेगा। क्लियर? अभी भी नहीं हुआ? बोलेगा नहीं होगा, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया ना? पहला है कि किसी धर्म को मान लीजिए, मानने की आजादी, जिस धर्म को आप चाहते हैं उस धर्म को मानिए। दूसरा है कि जिस धर्म को आप मान रहे हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, मंदिर मस्जिद निर्माण करिए, जो जिसका आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म को फैलाव करवाइए। आज धर्म फैलाइएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो खोलिएगा ना जी, तो खोलिएगा, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ पैसा आएगा, वो फंडिंग जो आएगा वो क्या होगा? वो टैक्स फ्री होगा, वो सरकार उस पर पैसा नहीं लेने वाली आपसे, 1 रुपया भी फंड में जो है कि आपको नहीं लेगी। ऐसे आप टैक्स, आप जैसे 10 लाख रुपया से ऊपर कमाते हैं, सरकार आपसे टैक्स लेती है ना, 7 लाख से ऊपर कमाते हैं टैक्स लेती है ना। अगर वो पैसा अगर आता है 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ अगर आती है, तो ये टैक्स फ्री के रूप में रखा गया है, टैक्स फ्री के रूप में रखा गया है, इसमें कोई टैक्स नहीं लेगा सरकार के द्वारा। क्लियर? आते हैं 28 पे, करे 28, हो गया 27 जी 28। लिखिएगा, किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, थोड़ा नीचे कीजिए ना। सुनिए नीचे कर दें, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया? हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए, आशा विश्वास है कि लिख लिए होंगे। हो गया। सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि में
धार्मिक शिक्षा पर रोक। मतलब आप स्कूल में, कॉलेज में, है ना, यूनिवर्सिटी में, इस सब में जो है कि आपको धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते हैं। धर्म की शिक्षा पे सरकार रोक लगाई गई है ना। धर्म की शिक्षा इसमें आप नहीं दे सकते हैं, है ना। जिस धर्म के हैं आप, आपका मानने की आजादी है, आप खुद मानिए, उस धर्म को फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन आप धार्मिक शिक्षा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं दे सकते हैं, जो सरकार के द्वारा संचालित है, जो सरकार के द्वारा चल रहा है, जो सरकार के द्वारा चल रहा है ना, चल रहा है। सर ये जो इस्लाम धर्म है वो सरकार के अनुसार नहीं चलता, जो उसमें इस्लाम अच्छा, वो मदरसा की बात कर रहे हैं, मदरसा। हाँ, मदरसा पे चर्चा अभी करेंगे, आगे आने वाले अनुच्छेद में करने वाले हैं मदरसा पे चर्चा, टेंशन नहीं लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। हो गया, लिख लिए, आगे बातों को बढ़ाएं। जी सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे बातों को बढ़ाते हैं। अब लिखिएगा शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? 29-30 29-30 में, ठीक है। पहला लिख लेते हैं, 29 पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला 29 पे लिखिएगा, अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक का मतलब समझ रहे हैं ना? जो इस्लाम धर्म को जो मानता है। नहीं, ऐसा नहीं। अल्पसंख्यक का ठेठ भाषा में आप समझिए, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो। जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, है ना। अब उसमें इस्लाम भी आ जाएगा, है ना। तो भारत में इस्लाम का जो है कि जनसंख्या कम है, बौद्धिस्ट का जनसंख्या कम है, जैनों का जनसंख्या कम है हिंदू के मुकाबले में। मतलब तो हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक हो गए ना। हाँ, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हो गया, मतलब बहुत सारा संख्या होगा, और जिसकी संख्या कम हुआ उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। तो अल्पसंख्यक जो भी वर्ग आएंगे उसके हितों के बारे में संरक्षण भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 29 में किया गया है, ठीक ना। 29 में जो है कि आपको किया गया है, ठीक है, 29 में किया गया है। अब आते हैं 29 के बाद 30 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 30 में क्या लिखा गया है जरा समझिएगा। 30 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थानों की स्थापना। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसका प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब जो अल्पसंख्यक होंगे वो अपने लिए जो शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे, उसको स्थापित करने का भी जो है कि कार्य उन्हीं का होगा। और उसमें जो है कि आपको प्रशासन, शासन व्यवस्था, जो स्कूल कॉलेज कैसे चलेगा वो किसके द्वारा चलाया जाएगा? उसी के माध्यम से चलाया जाएगा। और इसी के तहत क्या चलता है? इसी के तहत गांव में मदरसा चलता है। मदरसा में देखते हैं ना, मौलवी साहब आते हैं, पढ़ाते हैं, और वही जो है कि आपको कक्षा को भी संचालित करते हैं, है ना, संचालित करते हैं। लेकिन मदरसा के लिए
थोड़ा सा इसके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा भी क्या दिया जाता है, सरकार के द्वारा भी फंडिंग जो है कि आपको दिया जाता है, पैसा जो है कि आपको दिया जाता है, पैसा। क्योंकि अल्पसंख्यक के इसके विकास के लिए सरकार जो है कि कुछ जी पैसा जो है कि इसको मदद करती है, कुछ मदद करती है ना, मदद करती है। ठीक है, जी। चलिए 30 तक हो गया। 31 आपको पता ही है क्या है 31, बताइए जरा। 31 32 31 नहीं पता? उपचारों का चलिए 31 लिखिए, 31 लिख के लास्ट कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 31 को यहाँ से हटा दिया गया, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार में नहीं है, मौलिक अधिकार का भाग नहीं जी है, ये वाला जी सर मौलिक सॉरी अधिकार का भूल गए थे, ये तो लिखा चुके हैं। भाग नहीं है, भाग नहीं है। अब क्या लिखा गया 31 में देखिएगा, 31 में लिखा गया है संपत्ति के अधिकार को, है ना, समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया या गया है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां 44वां संविधान संशोधन, हाँ 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त। और कहाँ इसको रखा गया? अब 31 को कहाँ जाके रखा गया है? 300 को में, अनुच्छेद नंबर 300 के क में रखा गया है। और भाग कौन सा है? ये भाग है आपको 12 नंबर के भाग में रखा गया, 12 नंबर के भाग में रखा गया, 12 नंबर के भाग में रखा गया। हो चुका क्लियर? जी चलिए अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नीचे कीजिए ना थोड़ा। तो नीचे कर दें? हाँ लीजिए। मौलिक अधिकार से हटा देगा सर। हाँ, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कब हटा दिया गया है? अब लिखे ना कब हटाया गया, लिखे देखिए ना 44वां संविधान 1978 में। ठीक है सर। हो गया सर, हटा रहे हैं। आगे चलेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आर्टिकल में? 32 में 32, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 में चर्चा है, ठीक ना। लिखिएगा अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 गलत हो गया ना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लिखिए नोट में। इसीलिए तो प्रश्न किया है, नोट में लिखिए, इसको नोट करके लिखिए। इसीलिए जब तक बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं आएगा आर्टिकल 32 पे नहीं जाएंगे, है ना। संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हाँ बताए थे उसी के बारे में। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है।
प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 32 हो अम्बेडकर आएगा तो ठीक है ना? 32 तब जाकर ना जी। हाँ, अम्बेडकर जब तक नहीं लगाएगा तब तक प्रस्तावना पे ही जाना है। जखनी अम्बेडकर लगा दिया आंसर बदल जाएगा, आंसर चल जाएगा अनुच्छेद नंबर 32 पे चल जाएगा। ठीक है, हाँ अम्बेडकर जब तक नहीं लगेगा तब तक इसका राइट आंसर प्रस्तावना ही होते रहेगा। ठीक ना? यही सही सर ये था। प्रस्तावना है तो उद्देश्य भी बोल सकते हैं ना? हाँ, उद्देशिका या प्रस्तावना इसी को ना कहते हैं। प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं? उद्देशिका कहा जाता है। जी जी उद्देशिका। ठीक ना? बहुत आदमी गलती करता है इसमें, बहुत आदमी गलती करता है, इस बात को याद रखिएगा। भरपूर गलती होता है इस वाले में। हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं। लिखेगा अनुच्छेद 32 में रीट जारी होता है। इसमें लिखे, इसमें रीट जारी होता है। इसमें रीट जारी होती है, होता है। रीट दो प्रकार का रीट। पहला सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। दूसरा होता है हाई कोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं। इसको कह दीजिए, एगो और नाम लिख लीजिए, नहीं तो फंसिएगा। उच्चतम न्यायालय। हम जान रहे थे ना कि फंसिएगा। उच्चतम न्यायालय है ना? ये क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट बोलिए, सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या उच्चतम न्यायालय बोलिए, ये तीनों किसका नाम हो गया? सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम हुआ। कोर्ट का ठीक ना? सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ हाई कोर्ट को बोलिए, हाई कोर्ट बोलिए या उच्च न्यायालय बोलिए। क्या बोलिए? उच्च न्यायालय बोलिए। ये क्या हुआ? हाई कोर्ट हुआ। हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद लिखेगा 226 हाई कोर्ट के लिए। अनुच्छेद नंबर 226। और ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के लिए अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32। ठीक है। और ये ना क्वेश्चन आपसे पूछा था जी परसों तरसों में, जीडी वाला में, जो आप गलती मार के आए जी। कोई बोल रहे कोई थे है उच्चतम नहीं। न्यायालय। जी जी हाँ, आप ही गलत मारे थे। उच्चतम न्यायालय पूछा था आपसे, है ना, कि किस आर्टिकल के तहत रीट निकालता है उच्चतम न्यायालय, है ना? सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ था हम 226। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये तीनों नाम लिख दिए, इसीलिए तीनों नाम लिख दिए, है ना? सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। को ही क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं, है ना? उच्चतम मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे ऊपर न्यायालय में कोई नहीं है, है ना? हो गया, लिख लिए? बात बढ़ाएं आगे? जी। चलिए आगे चलते हैं। लिखेगा रीट 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। और रीट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। इतना लिखवा देते हैं। पांचों प्रकार पे चर्चा करेंगे कल। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी को कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। HABEAS, हैबियस कॉर्पस। CORPUS। कभी इंग्लिश में दे देता है ना? इंग्लिश में हैबियस लिख देगा, हैबियस ऐसे लिख देगा, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएगा कि हैबियस कॉर्पस किसका कहा जाता था। इसलिए हम दोनों लिखवा दे रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नोट्स बन रहा है कि कोई भी एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई भी आपको चीजों को, है ना? कोई भी चीजों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना लिखवा दे रहा है। दूसरा नंबर का लिखिएगा।
दूसरा लिखेगा परमादेश। परमादेश इसको कहते हैं मैंडमस। मैंड MANDAMAS मैंडमस। मैंडमस। तीसरा लिखिएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। 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 चौथा लिखिएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कोबरेंडो। कोबरेंडो। पांचवा लिखेगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। तो पिछला वाला नोट्स नहीं रखे का? कहाँ होगा वो वाला फाइले फॉर्मेट हो गया मेरा, समझे? बड़ा दिक्कत हो गया, फाइले फॉर्मेट हो गया वो। नोट्स सब बनाए थे तो इसलिए बड़ी टाइम लगेगा सर इसमें भी फिर लिखवा रहे। क्या ही करेंगे, लिखवा देते हैं, चलते रहेगा, है ना? टाइम क्या लगेगा? मौलिक अधिकार घुस गए हैं, अब ज्यादा समय थोड़ी लगेगा, अब दनादन खिंचाएगा। स्कैन करके भेज दे क्या सर? देखिएगा स्कैन करके भेजिएगा तो फिर लिखवाइए देते रहने दीजिए, क्या ही अभी समय तो है ना, आराम से लिखा। अगर सर उससे कुछ हटकर है इसमें कुछ लिखा है सर, उसमें थोड़ा सा हट के मिलेगा इसमें, है ना? कुछ ना कुछ तो हट के मिलेगा ही, है ना? अधिकार ये वाला क्यू वारंट हो, उसके बाद प्रेषण का ये क्या लिखा है? CRTIO है ना? ठीक है, सेट्रियल हो गया। ये 5 प्रकार का जो है कि आपको रीट होता है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है। अभी 5 प्रकार में बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको कहते हैं, परमादेश किसको कहते हैं, उत्प्रेषण किसको कहते हैं, अधिकार परीक्षा किसको कहते हैं, प्रतिषेध किसको कहते हैं, ये सब के बारे में चर्चा कल की क्लास में आराम से कर लेंगे, ठीक ना? इसमें समय लगेगा, अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक ना? इसमें घरवाने वाली बात नहीं है, और यहाँ से प्रश्न बनता है ना? अगर ये 5 में से पूछ देगा, सही से क्लियर नहीं होगा, प्रश्न को लथाड़ दीजिएगा, एग्जाम में नहीं बनेगा, है ना? नहीं बनेगा। इसमें सबको ये वो पता होगा बढ़िया से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना? ये सबको पता होगा। 24 घंटे के अंदर में सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाना, जो हम आपको आर्टिकल नंबर कितना में पढ़ा दिए हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आर्टिकल नंबर 22 में, ठीक ना? आर्टिकल नंबर 22 में ये चीज आप पढ़ चुके हैं। आवाज आ रहा है? जी आ रही है। चलिए अब इस पे चर्चा कर लेंगे, कल 5 पे चर्चा कर लेंगे, कल मौलिक अधिकार का खत्म कहानी करेंगे, कल डीपीएसपी की शुरुआत करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करेंगे, दोनों में से जो पहले हो जाए, है ना? मेरा मन है क्वेश्चन आंसर करवा के तब डीपीएसपी में हाथ लगाया जाए, है ना? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में, है ना? और राज्य का नीति निषेध सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते होते जो है कि आपको खत्म कर देंगे, है ना? समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बेस्ट बन रहा है नोट्स, है ना? अगर एक बार तैयार रखिएगा तो फिर कहीं से कोई दिक्कत होने की वाली बात नहीं है, हमेशा के लिए वो नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक ना? अच्छे से बना लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम तो अगला फिर आएगा तो फिर पढ़ा देंगे, हमको क्या बार बार पढ़ाना। बना लीजिएगा तो सही रहेगा आपके लिए, रिविजन करने के लिए बन जाएगा। और एक बार बनाइए, मेरे ख्याल से देखिए, उसके बाद देखिए क्या मजा आता है ना? जो आप पॉलिटी पढ़ने में 15 से 20 दिन जो समय दीजिएगा, वो आप 2 से 4